देखो हो गया, हर बार करेंगे तो दिन बुरा लगेगा। देखो हमारे सामने ये है राइटिंग सेशन मतलब जब हम लोग इंग्लिश का पेपर देंगे, पहले लिख के बैठ जाओ, लिखो मत फिर दोबारा, फिर बाद में लिख लेना, ठीक है। अभी क्या है कि ये जो राइटिंग सेशन है, जब हम आप एग्जाम देंगे ना तो सबसे पहले यही आएगा, मतलब कैसे लिखना है, राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। लिखने के सेंस में हम लोग देखा था पैराग्राफ, जैसे होता है केस स्टडी, ठीक है। तो इस राइटिंग को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक फॉर्मल लेटर्स में और एक एनालिटिकल पैराग्राफ में। अब सबसे पहले हम एनालिटिकल कवर करते हैं, उसके बाद फॉर्मल पे आते हैं, ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है, तो जब आप एग्जाम में जाओगे और पेपर खोल के देखोगे, या फिर मैं आपको सामने जब दूंगा, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे इंग्लिश का, तो उसमें जानते हो क्वेश्चन कैसे होता है, उसमें मान लो कि एक ऐसा चार्ट दे देगा, उस चार्ट में इस तरह का बार ग्राफ होगा, ठीक, और बताया कि ये रेनफॉल है और ये साल है 2002, 2003, 2004, 2010 ऐसे करके, ठीक। और आपसे नीचे एक पैराग्राफ दे देगा कि द प्लेस वेयर जस्ट लाइक बेंगलुरु, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, कुछ दे देगा, देयर द एनुअल रेनफॉल इन द स्पेसिफिक ईयर, यानी हर साल कितना रेनफॉल होता है, ठीक है, ऐसा लिख देगा। उसके बाद नीचे उससे क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ, समझ में आया। या फिर जो अनसीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज जो मैंने आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने किया हो, अनसीन पैसेज कर लीजिए, बहुत जरूरी है वो। अनसीन पैसेज में भी एनालिटिकल पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट है, यानी कि पूरे इंग्लिश के पेपर में कम से कम मतलब 40 नंबर 50 नंबर के अप्रोक्स तो केवल इन्हीं सब चीजों का राज होता है, 40-50 नंबर, यानी कि आप लोगों को बस थोड़ा सा गौर करना है इस मैटर पे, और आप जब ये चीजें सीख जाओगे ना तो फिर आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं रहेगी। अब देखो जैसा कि आप लोग इंग्लिश मीडियम के हो, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी है, तो इसके पीछे जानते हैं क्या कारण है? इसके कारण इसके पीछे है कि आप लोगों को कभी इतना इंटरेस्टिंग नहीं बताया गया, हमेशा खाली कोटा पूर्ति की गई, तो कोटा पूर्ति करोगे तो नहीं मजा देगा, इसीलिए मैं कहता कि थोड़ा इंटरेस्टिंग करता है इसको, तो थोड़ा डेटा कैसे बताते हैं, तो एनालिटिकल हो गया और फॉर्मल हो गया। अब एनालिटिकल को तीन प्रकार से हैंडल करता है, जैसे पहला है कि अगर क्वेश्चन देते हैं मैप पे, चार्ट पे, ग्राफ पे, तो ये क्या है, ग्राफ है, या फिर चार्ट आ जाए, कैसा चार्ट, तो आप देखोगे इस तरह का चार्ट आ जाता है, ऐसे ऐसे 30%, 50%, 70% ऐसे करके पूरा पूछ देता है कि एक इलाका है जिसके अंदर 5 तरह के लोग रहते हैं, एक लोगों को हिंदी न्यूज़पेपर पसंद है, एक लोगों को इंग्लिश न्यूज़पेपर पसंद है, एक को मराठी, एक को गुजराती, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दूसरा है प्रेजेंट एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ डाटा। अब इसमें दूसरा क्या तरीका है कि दो डाटा दे देगा, एक दे देगा इंडिया का, दूसरा दे देगा पाकिस्तान का, अब दोनों के बीच में कंपैरिजन करो, तो हम देखेंगे भारत का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, पाकिस्तान का पॉपुलेशन 20 करोड़ है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 25-30 लाख, अरे 1 लाख कर रहे हैं, 25-30 हजार स्क्वायर किलोमीटर। भारत में जो संसाधन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, और पाकिस्तान जो संसाधन है वो कम अमाउंट में है। भारत में नदियों की संख्या है जिसको हम लोग नहरों के तौर पे खेतों में सिंचाई करने का काम लेते हैं, और पाकिस्तान में केवल मुश्किल से 2-3 नदियां हैं, समझा। तो इस तरह से क्या हो गया, कंपैरिजन हुआ। ये कंपैरिजन भी करने को आता है पेपर के अंदर, तो आपको जानते हैं कंपैरिजन करने के लिए जानकारी होना आवश्यक है, जानकारी नहीं होगी तो कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। तो जैसे दो लोगों के बीच में, जैसे क्लास में दो टीचर आए पढ़ाने के लिए एक ही सब्जेक्ट, तो आप कंपैरिजन करोगे शुरू ना, मन में कंपैरिजन शुरू हो जाएगा, कौन बढ़िया पढ़ा रहा है, तो किस बेसिस पे करोगे कि वो क्या तरीका है उसके पढ़ाने का, क्या वो बढ़िया समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। मैं तरह तरह की बातें आएंगी 50 बच्चों के दिमाग में, अब जिनका बढ़िया लग जाएगा आपको हर एक मामले से, आप कहोगे हाँ ये है कि नहीं, बोलो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब सेंस है कि आपको एक एसे के फॉर्म में देगा, मैंने जो आपको अनसीन पैसेज दिया है ना वो पैराग्राफ के फॉर्म में है, स्टेंजा दिया हुआ है। अब कुछ अनसीन पैसेज होते हैं ना जो इंट्रोडक्शन, जैसे अगर आपसे बोल दे भारत की आजादी, तो भारत की आजादी का जो मतलब कि ऐतिहासिक पल है वो स्टार्ट होता है 1857 की क्रांति से,
ऐसा बोल दिया, तो वहां से क्या हो गया ये इंट्रोडक्शन। और उसके अंदर तरह तरह के उस समय के राजा महाराजा, जिसमें मंगल पांडे सबसे ऊपर थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है। और विद्रोह के बाद वो विद्रोह की आग पूरे भारत में क्या हो गई, विस्तृत रूप से फैलने लगी। तो जैसे कानपुर में तांतिया तोपे और रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, संबलपुर बिलासपुर में अलग अलग राजा क्या हो गए, विद्रोह कर दिए, है कि नहीं। तो ये हो गया बॉडी में क्या क्या घटनाएं घटी। कंक्लूजन में आखिर उस 1857 क्रांति का कोई महत्वपूर्ण घटना, मतलब उसका कुछ प्रॉफिट हुआ क्या, उसका कुछ व्यूज दिखा हम लोगों को, दिखा था। क्या था कि पहली बार भारत के विभिन्न भाग से हमको यह देखने को मिला कि सभी लोग अंग्रेजों के द्वारा क्या हैं, प्रताड़ित हैं। पहला केस दिख गया। दूसरा, लेकिन इसका प्रॉफिट इसलिए नहीं हो पाया, ये फेल इसलिए हो गया क्योंकि सारे लोगों का जो मोटिव था क्या था, अलग अलग था। सबका केंद्र क्या था, अलग अलग था। आज देखो, आज आप लोग, हम लोग यहाँ पे हैं, सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग का मोटिव क्या है कि एग्जाम में बढ़िया नंबर से पास। yes, ये मोटिव है ना, yes, सिंगल मोटिव है, सबका मोटिव यही है। लेकिन उस 1857 की क्रांति में सबका मोटिव क्या था, अलग अलग था। अब जैसे मंगल पांडे को कहना था कि हम, जैसे उसमें जो बुलेट उसको दांत से ऐसे छील के राइफल में डाल के और फिर फायर करना होता था। और अफवाह क्या फैला हुआ था कि वो जो उसके ऊपर छिलका है ना, वो गाय के चमड़े का बना हुआ है और सुअर के चमड़े का बना हुआ है। तो जितने भी हिंदू हैं वो नहीं करेंगे क्योंकि गाय का यूज है, जितने भी मुस्लिम हैं वो भी नहीं करेंगे क्योंकि सुअर का बना हुआ है कि नहीं। तो इससे विद्रोह होगा। ये था मंगल पांडे का सीन। नाना मतलब कि जो तांतिया तोपे थे कानपुर में, और नाना साहिब, उन लोगों का क्या था कि उन लोग का राज्य जा रहा था। रानी लक्ष्मीबाई का क्या था कि अंग्रेज उनके राज्य पे चढ़ाई कर रहे थे कि वहां का कोई वारिस नहीं है, हमको दे दो। यानी जितने भी लोग थे, बेगम हजरत महल, उनको भी सेम यही सेंस था। ये जितने भी लोग थे ना, सब अपने अपने प्रॉफिट के लिए भाग रहे थे, इसीलिए वो कभी सक्सेसफुल नहीं। ये था पूरा स्ट्रक्चर बेटा। देखो एकदम पूरा कहानी की तरफ फील आया ना। इस तरह का जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है, ये आपको तीसरे सेक्शन में आता है, समझ में आया। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं आप फॉर्मल लेटर की। फॉर्मल लेटर में आपको 4 तरह के फॉर्मल लेटर के बारे में जानना है। जैसे सबसे पहला इंक्वायरी, जब आप किसी से पूछताछ करते हो। तो मान के चलो कि अभी आपने स्कूल में एक लेटर लिख दिया आपके पेरेंट्स ने कि सर, रिस्पेक्टेड सर, ये प्रिंसिपल, ये डायरेक्टर, आप बताइए कि आपके स्कूल में कौन कौन सा फैकल्टी दी जा रही है, फैसिलिटीज, फैकल्टीज। तो ये हो गया इंक्वायरी। दूसरा क्या है, एडिटर। जैसे आपके इलाके में अगर मान के चलो कि बहुत ज्यादा कचरा हो रहा है या बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तुरंत आप एडिटर को एक लेटर लिखोगे। क्या लिखोगे कि सर, डियर एडिटर, मतलब उसके बाद बताएंगे कैसे लिखना है। उसमें आप लिखोगे कि देखिए हमारे इलाके में बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही हैं, यहाँ पे प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, पेड़ों की कटाई हो रही है, आप इसके प्रति कुछ संज्ञान लीजिए और अपने न्यूज़पेपर में एक हिस्सा दीजिए जिसके वजह से हम इसकी आवाज को समाज में क्या कर सकें, उठा सकें। तो ये हो गया हमारा एडिटर को। तीसरा क्या, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब जब हम कोई सामान मंगवाते हैं अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, तो अमेजन फ्लिपकार्ट से सिंपल हम लोग मैसेज कर देते हैं, पेमेंट आ जाता है। लेकिन ऑर्डर करने के लिए भी लेटर लिखा जाता है कि जैसे मान चलो कि आपको बहुत कॉमन देता हूं, आपका लैबोरेटरी है, आपका लैब होने वाला है, लैब में जो चीज कमी होगी तो जो स्कूल के रिस्पेक्टेड जो टीचर होंगे, सब्जेक्ट टीचर, वो क्या करेंगे, उसका एक पूरा चार्ट बनाएंगे, क्या क्या चीज की आवश्यकता है। ऊपर लिखेंगे जिनको भी भेजना है कि फलाने 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 दुकान वाले, हमको इन सब चीजों की आवश्यकता है, अगर आपने प्रदान किया तो हमारे बच्चों का सही समय से सारे कार्य हो जाएंगे और जो भी इसका अमाउंट है आप हमको बता दीजिए, हम उसको पेमेंट कर देंगे। ऑर्डर। और आखिरी में क्या है, कंप्लेन। कंप्लेन बहुत नॉर्मल सी बात है। स्कूल में मान चलो कि कोई बगल वाला लड़का डिस्टर्ब कर रहा है, तुरंत एक लेटर लिख के देगा, कहां पे, मतलब कि प्रिंसिपल के पास कि सर ये बंदा हमको डिस्टर्ब कर रहा है, पहला केस। दूसरा केस, अगर क्लास में कुछ, स्कूल में कुछ प्रोग्राम करवाना है, तुरंत आप लिख के दोगे सर फलाने स्कूल में ये चीज हो रहा है, हमारे स्कूल में क्यों नहीं हो रहा है। ये सब चीजें कंप्लेन में समझ में आई, बोलो कोई दिक्कत। अब हम लोग जानते हैं कि इनके थीम क्या है। जैसे ये बताओ कि सब लेटर को अगर एक ही थीम पे लिखोगे तो उसका मतलब कुछ निकलेगा नहीं। देखो
इंक्वायरी है, कुछ पूछना है, तो जब भी हम किसी कुछ पूछते हैं तो विनम्र होकर पूछते हैं, है कि नहीं? ना देखो ऐसे पूछते हैं हम लोग ना सर। उसके बाद है एडिटर। एडिटर हमसे हमेशा बड़े होंगे, सीनियर होंगे, तो उनको हम लोग मतलब रिस्पेक्ट भी देंगे, साथ में उनको पोलाइटली भी पूछेंगे, दोनों बातें हो जाएंगी, ठीक है? यहाँ पे आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पोलाइट होना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद है ऑर्डर। ऑर्डर में आप ऑर्डर दे सकते हो, लेकिन गाली गलौज नहीं कर सकते हो, ठीक है? कि प्लीज प्रोवाइड अस दिस थिंग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इस टाइप की चीजें आप लिख सकते हो। और आखिर में कंप्लेन, जब कंप्लेन करना हो तो उस समय तो और पोलाइट हो जाता है, पता है? जब किसी के ऊपर लांछन लगाना होता है तो बहुत आराम से लग जाता है, यही है सारे इस फसाद की जड़ यही है। चलो, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं भाई लेटर ऑफ इंक्वायरी से। तो इंक्वायरी में 4 चीजें दिमाग में रखनी है। सबसे पहले पोलाइट, आपको रहना है शांत, यानी शब्दों में आपके शांति दिखनी चाहिए, विनम्रता दिखनी चाहिए। दूसरी, बी स्पेसिफिक बट ब्रीफ, आप अपने पॉइंट को एकदम टॉपिक को रखो एकदम पॉइंट वाइज, ऐसा मत रखो कि पूछना है जैसे अभी तुम लोग एग्जाम में जाओगे, एसएसटी का पेपर दोगे, जब आंसर लिखना होगा तो 2 लाइन का आंसर याद होगा, पर लिखोगे उसको 10 लाइन में, तो मेन उसके अंदर कितना लाइन है? 2 लाइन बनाया आपने 8 लाइन क्या एक्स्ट्रा। तो आपको इंक्वायरी वाले लेटर में बहुत ज्यादा भरना नहीं है, समझ में? भरोगे तो पड़ेगा ही नहीं। नेक्स्ट है बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट, हमको इस चीज की जरूरत है, हमको इसकी जानकारी चाहिए तो चाहिए, बिना तेल मसाला के, समझा? नेक्स्ट है मेंटेन इंटरेस्ट लेवल, यानी कहने का मतलब है जब आप किसी से इंक्वायरी करते हो ना तो आप क्या करते हो, आप अब से जैसे एक पैराग्राफ हो गया, आपने पूछ लिया कि बताइए आपके स्कूल में क्या क्या फैकल्टीज हैं, तो दिया अपना बात, उसका पैराग्राफ चेंज किया, क्या आपके स्कूल में लेबोरेटरी है, क्या आपके स्कूल में क्या कहते हैं आरओ वाटर का सिस्टम है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, मतलब ये नहीं पूछ सकते हम लोग, ठीक है? लेकिन पूछ सकते हैं बहुत सारी चीजें, बिल्कुल ऐसे पूछोगे तो पढ़ने वाले में क्या आएगा? इंटरेस्ट। अब सोचो सारा का सारा खाली इतिहास जैसा लिख दोगे, पूरा का पूरा एक लाइन बिना पैराग्राफ चेंज किए, कोई पढ़ने का मन करेगा किसी का? समझा? नेक्स्ट है आपका एडिटर को, तो एडिटर को लेटर कैसे लिखोगे? तो एडिटर का लेना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब शब्दों में खिंचाव होना चाहिए। खिंचाव का मतलब उसका मतलब डीप हो, आराम से हो, हल्का हो, उसका डबल मीनिंग ना निकलता हो, जिसमें आप लोग बहुत महारत हासिल है, ठीक है? उसके बाद है उसके लिए आपको सबूत देना है, क्योंकि आप एडिटर को लिख रहे हो ना पत्र, तो अगर आपने लिखा कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रदूषण है, तो आपको तुरंत इंटरनेट पे जाना है, मोहम्मदाबाद का प्रदूषण लिस्ट निकालना है और उसको साइड में अटैच कर देना है, ताकि एडिटर सही में ध्यान दे कि हाँ ये बंदा क्या कर रहा है, सही कर रहा है, यानी एविडेंस देना पड़ता है। उसके बाद है आपका डायरेक्टिव लैंग्वेज होना चाहिए, लैंग्वेज एकदम सीधा सीधा, और प्रेजेंट आर्गुमेंट, आपको उसके संग तर्क भी करना है। कैसे कि सर बताइए अगर ये ऐसे ही प्रदूषण चलता रहा तो हम लोगों को हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सबको अस्थमा या कोई लंग बीमारी हो जाएगी, क्या ये बताइए कि ये अच्छी बातें हैं? तो देखिए ये आर्गुमेंट है, यानी आपने सामने वाले से ही पूछ